हेलो साथियों, जब मैं एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश साथियों, और ये एंशिएंट हिस्ट्री कक्षा 6 की क्लास चल रही है, जिसमें 7 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं और ये 8वां अध्याय है। इसमें जानेंगे हम खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में जानेंगे। तो आइए साथियों, बात करते हैं हम इस पार्ट के बारे में। सॉरी, लोहार की दुकान पर प्रभाकर जो मतलब कहानी के जरिए दी जाती है किसी बात को कि कैसे समझे। अगर किसी बात को बताना हो या उस समय के टाइम में या हड़प्पा काल के समय में जैसे तांबे का प्रयोग होता था, इस समय सबसे ज़्यादा लोहे का प्रयोग होता है। तो इसके बारे में जानेंगे कैसे क्या है। जैसे प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिए जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी और औजार बनाने के लिए लोग लगभग दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा देखकर क्या लगा? मजा लग रहा था, मजेदार लग रहा था। कैसा लग रहा था? मजेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। मैंने बताया था आपको, लोहे की चीज़ें जैसे सड़ासी है, प्लास है, बहुत सारी रोजमर्रा की चीज़ें आज के दौर में देखने को मिलेंगी। लोहे की चीज़ें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। उस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। कब से हुआ था? 3000 साल पहले हुआ था। कब से? 3000 साल पहले, मतलब वैदिक काल से लोहे का प्रयोग चालू हो गया था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में कुछ मतलब चौथे अध्याय में पढ़ चुके हैं हम लोग। चौथे अध्याय था जिसमें पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। जैसे लोहे का आविष्कार हुआ, हल्के हल्के किसका? खेती का आविष्कार भी हो गया, या खेती उत्पादन में क्या होती चली गई? बढ़ोतरी होती चली गई। जैसे हसिया, दराती, खुरपी, सड़ा हसिया, दराती, खुरपी, हल। मेन चीज क्या थी? हल। देखा ना आपने? तो इससे क्या हुआ? कृषि उत्पादन में क्या होती चली गई? हल्के हल्के बढ़ोतरी होती चली गई। और आज के दौर में देखते हैं कि जो मशीनें होती है एक नई तरीके से बन के आ रही है। मान लो पहले आलू किससे रखते थे? हाथ से रखते थे, खुरपी, वो भी लोहे की थी। फिर आ गई मशीन आ गई, आलू मशीन से रखा जाता है। अब मशीन भी कई प्रकार की आ रही है। इसमें एक में आलू रखना पड़ता है, दूसरे में क्या होता है? आलू ढकेलते रहते हैं आगे के लिए और वो बेल्ट पे चलता है, आलू बढ़ता जाता है। तो ऐसे क्या है, नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है, नए नए औजारों का आविष्कार हो रहा है। समृद्ध गांवों के लिए बिना राजा तथा उनके राज्यों को राजा का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई, मतलब अभी इसको अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहर, कुआं, तालाब तथा कृत्रिम क्या है? जलाशय है, मतलब कृत्रिम जलाशय बने हुए हैं। औजारों की सूची में जैसे मैंने बताया था आपको, हसिया है, कुल्हाड़ी है, दराती है, लोहे की, ऐसी 5 चीज़ों की तुम सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। अरे यार, बहुत सी सारी चीज़ें, जैसे खुरपी ले लो, सड़ासी ले लो, फावड़ा ले लो, ये तो दैनिक जीवन में डेली प्रयोग होता है ना यार। इस चार्ट में तुम सिंचाई से आय परिवर्तन दिखाए गए खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोग द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटती गई। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजा ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। जैसे जैसे मशीन का आविष्कार होता गया या मशीनों की मतलब नई से नई प्रजाति, नई से नए उपकरणों की खोज होती गई, उससे क्या हुआ? सिंचाई उत्पादन में क्या होती गई? बढ़ोतरी होती, उसमें सॉरी, कृषि उत्पादन में क्या होता है कि बढ़ोतरी होती चली गई। आज पहले क्या होता था, जो गेहूं था पहले बारिश से होता था, तो 1 कुंटल बीघा का निकल आया या 2 कुंटल बीघा का निकल आया। आज क्या है? कुंटल 4, आज क्या है?
5 कुंटल बीघा का गेहूं निकलता है, 4 कुंटल बीघा का गेहूं निकलता है, 6 कुंटल बीघा का गेहूं निकलता है। तो किससे हो रहा है? जब साधन प्रबंध व्यवस्था हो रही है तभी तो ये काम जल्दी हो रहा है। पहले क्या था, समरसेबल था, कैसे होता था? पहले जो समरसेबल होता था वो कैसे होता था कि पहले जो समरसेबल होता था, जो समरसेबल होता था वो कैसे होता था? रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी चीजें बदलाव आता गया। जैसे ट्यूबवेल होता था, जो ट्यूबवेल होता था वो जो पहले जो पानी का साधन था वो क्या था, वर्षा हो जाती थी या नहर आती थी, उसके द्वारा जो नहर पानी था, जो नहर में पानी था उसके द्वारा सिंचाई होती थी। अब क्या है, जगह जगह ट्यूबवेल लगे हुए हैं। क्या है, जगह जगह ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जगह जगह ट्यूबवेल लगे हुए हैं। तो इससे क्या है, पानी की जब व्यवस्था सही होगी तो फसल भी अच्छी होगी। जैसे फसल पानी मांग रही है तो उसको अगर पानी दे दो तो सही रहेगी ना, ठीक होगी, अच्छी फसल पैदावार होगी। जैसे किसी व्यक्ति को, अरे ऐसे ही मान लो यार, कोई मान लो मुझे भूख लग रही है और मैं सारा दिन का भूखा हूं, अगर मुझे कोई पानी दे, मतलब खाना ना दे और कहे जाओ कुछ खा लो जाओ, मतलब पानी रोटी ना दे और भगा दे वहां से, तो कितना अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो यही सिस्टम है, जिस चीज की जरूरत है वो चीज समय पे प्रबंध हो रही है। तो क्या होता है, जैसे फसल है, अगर फसल खाद मांग रही है, पानी मांग रही है, वो समय पे मिलता है तो फसल की पैदावार क्या होती है, बढ़ती है। और उस समय राजा थे, वो क्या थे, जो पहले जो राजा थे, जो फसल होती थी, कृषि होती थी, वो किस पे निर्भर रहती थी? जो बारिश होती थी उस पर निर्भर रहते थे। पहले सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती थी? इंद्र की पूजा होती थी। बहुत इंद्र की पूजा करते थे लोग, बारिश हो बारिश हो, नंगे 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 घूमते थे लोग। बहुत सारी मतलब योजना, इतनी मतलब योजनाएं थी, इतनी गंदी गंदी योजनाएं थी कि क्या बोलते थे, इससे बारिश हो जाएगी, इससे बारिश हो जाएगी। फिर राजा ने क्या किया, से नहरें खुदवाई। क्या खुदवाई? नहरें खुदवाई। तभी तो सिंचाई का क्या हुआ, प्रबंध अच्छा हुआ। तो यही था। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था। अरे बिल्कुल, वे किसानों से कर लेते थे, बिल्कुल लेते थे। ये सिंचाई में संभव था। कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा। गांव में कौन रहते थे? अरे उस महाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश भागों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेलल्ला, साधारण हलबाओं को उड़बार और भूमिहीन को क्या कहा जाता था, मजदूर कहा जाता था, दास कहा जाता था, या कड़े सियार और आदिमई कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जो जिनके पास भूमि नहीं थी वो क्या कहलाते थे? मजदूर, दास, कड़े सियार और आदिमई कहलाते थे। और जिनके पास जो बड़े स्वामी थे उन्हें क्या बोला जाता था? बेल्ला बोला जाता था। क्या? बेलल्ला बोला जाता था। और जो साधारण मतलब हल्के मतलब खाने योग मतलब जैसी जो जमीन है वो कैसे उनका कार्य चल रहा है, मतलब ज्यादा जमीन नहीं है कि इतना उसमें अनाज उत्पादन नहीं हो पाता है कि वो बेच सके, तो क्या थे, साधारण किसान थे, अपनी मेहनत मजदूरी करके क्या अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो उन किसानों को क्या कहा जाता था? हलवाओं को उड़वार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हलवाओं को उड़वार कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी कि ये एक पद कैसा था? अनुवांशिक था। मतलब मतलब जैसे राजा का पुत्र क्या होता था? राजा होता था। वैसे ही ये किसके बाद में होता है? ऋग्वैदिक काल खत्म होता है और उत्तर वैदिक काल आता है, उसकी समय की कंडीशन बता रहे हैं। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारण भूस्वामी का मतलब क्या होता था? जिसके पास संपत्ति ज्यादा है, जिसके पास संपत्ति ज्यादा थी वो क्या होता था? गांव का सबसे बड़ा क्या होता था? मतलब क्या होता था? ग्राम भोजक। क्या उसे क्या बोला जाता था? ग्राम प्रधान। साधारण इनकी इनकम जमीन पर उनके दास और मजदूर काम करते थे। क्या? जिसके पास क्या करते थे? जैसे पहले क्या होता था कि अरे ठाकुर साहब क्या मतलब मजदूरी मिली है, ठाकुर साहब क्या, बहुत खुश होते थे लोग। पहले क्या होती थी? मजदूरी होती थी। क्या होती थी? बंधुआ मजदूरी होती थी। कैसी? बंधुआ, जिसमें क्या बोला जाता था? दास बोला जाता था।
इन्हें खरीद लिया जाता था। फिर हल्के हल्के जब देश आज़ाद हो गया तो कैसे दैनिक मजदूरी क्या अर्थ है? डेली की मजदूरी, मतलब बंधुआ मजदूर ना होकर। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। जो मतलब कैसे, जो उसके मुख्य आदमी थे उनको क्या सौंप देते थे? कर वसूलने का काम सौंपते थे। और यही न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। कौन? जो राजा के द्वारा चुने गए कौन व्यक्ति थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें क्या बोला जाता था? गृहपति बोला जाता था। जो मतलब कैसे थे? स्वतंत्र थे, उन्हें क्या बोला जाता था? गृहपति बोला जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें इनमें दास कर्मकार आते थे, जिसमें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी उन्हें। कैसे? जैसे मान लो किसी के पास जमीन नहीं है तो वो कुम्हार का काम कर रहा है, लोहार का काम कर रहा है, मतलब बहुत सारे काम है। मतलब कोई इंजन, वो कोई मोटरसाइकिल संभाल रहा है, अब संभाल रहा है ना, पहले नहीं था। पहले क्या था? दूसरों की, मान लो किसी की जमीन पेश की ले ली, किसी की जमीन नाज पर ले ली, तो वैसे क्या था? बहुत सारे प्रबंध थे जिससे अपनी आजीविका चलाने के लिए दूसरों की जमीन कैसे लेते थे? पेश की लेते थे। पेश की का अर्थ होता है कि एक साल के लिए पैसा उनका जमीन का क्या दिया जाता? ब्याज दिया जाता था, और वो जमीन एक साल के लिए देते थे। अगर 2 साल का प्रबंध होता था तो 2 साल के लिए खरीदते थे। ऐसे सिस्टम था। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई या बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अरे जो कौन लोग होते थे? अरे जिनके पास जमीन नहीं है वो तो क्या करेंगे? कुछ तो हुनर होगा ना उनके पास में। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई है। कितने साल पहले की गई है? तमिल की रचनाएं कितने साल पहले की गई है? तो 2300 साल पहले की गई है। इन्हें क्या बोला जाता है? इसीलिए इन्हें संगम कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है, या इन्हें संगम कहा जाता है। क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता है। किसमें? मदुरै के सम्मेलन में इनका किया जाता है, संकलन किया जाता है। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे क्या संगम साहित्य में पाए गए? किसमें पाए गए? संगम साहित्य में। नगर क्या कहती है? कहानियां, यात्राएं, विवरण और मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। अरे बिल्कुल सुना यार, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बहुत भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई जिसमें बताया गया कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। किस तरह धनी? ये कहानी है, देखो ये कहानी आएगी तो नहीं, मगर इसमें दिखाते हैं कि क्या होता है। जो जैसे ठाकुर साहब होते थे, या पहले जो जो मुखिया होता था और जो राजा होता था, तो गांव के मुखिया को ये जिम्मा सौंपा जाता था कि जो कर है वो गांव का क्या वसूलेगा। जो गांव का मुखिया होता था वो कर वसूलता था, और कर मान लो उसने गांव से वसूलना था 5%। राजा ने कहा गांव से 5% धन वसूलो, और वो वहाँ का जो मुखिया होता था वो 10% वसूलता था और 5% अपने पास रख लेता था। तो ऐसी क्या बहुत सारी चतुराई थी उस समय। तो इसमें दिखाया गया है कि एक निर्धन की चतुराई। तो आइए साथियों, जैसे ये कहानी आएगी तो नहीं, मगर एक कहानी देख लेते हैं, अच्छी है। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई और राजा का बगीचा टूटी टहनियां और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। अरे यार, युवक ने
युवक ने पास खेल रहे बच्चों को ये कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको ये तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। ये सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्कों में खरीद ली। तो ये थी कहानी के देख सकते हैं, अगर आदमी के मतलब किसी के पास पैसे है, अगर दिमाग नहीं है तो बेकार है। दिमाग भी होना चाहिए, पैसे भी होना चाहिए, तभी तो जिंदगी में कुछ संभव करने योग्य संभव है। यहाँ तो लोग मिट्टी वो कहते नहीं है, नहीं बता सकते। तो आइए साथियों, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हम कुछ अन्य स्रोतों से पता चल सकता है कि शहरों में गांव तथा फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खम्भों तथा प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। क्या होता था, वो शिल्प था, वो कैसे होते थे, गुदवाते थे। ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर की ये कला वो है शिल्प। और ये आप देख सकते हैं, ये आज भी दिल्ली में मिला है। और ये बलाई कूप है, हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से ये कैसे भिन्न है, ये आप देख सकते हैं। ये चित्र आप कैसे है। सांची की मूर्ति कला, ये मध्य प्रदेश की स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ चुके हैं लोग। सारनाथ, इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन है। दिल्ली में, अच्छा ये पढ़ चुके हैं। अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। शहर महाजनपद और राजधानी थे, जैसा कि तुमने पढ़ा। इनमें कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। परकोटा मतलब क्या होता है, 4 दीवारी से घिरे होते थे। और कुछ शहर ऐसे थे जो 4 दीवारी से नहीं घिरे थे। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो कला है, ये जो क्या है, ये पत्थर है और पत्थर पे कितनी कलाकारी की हुई है, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि तुम चित्र के ऊपर देख सकते हैं, अनेक शहरों में बलाई कूप मिले हैं। ये बलाई कूप घुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये बलाई कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों तथा आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटें या छप्पर से बने होने के कारण से ये ज़्यादा समय तक टिके नहीं पाए हो। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में बहा गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा कि एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन सॉरी और ये देखते कहानी देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। बैर गाजा या भरूच का यूनानी नाम कहानी।
बैरिगाजा की संकरी कहानी में समुद्र से आने वालों के लिए एक नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बैरिगाजा में शराब, तांबा, टेन, शीशा, मूंगा, पोखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमूत्र, कॉर्नियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किया जाता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बैरिगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीजों की सूची बनाएं। अच्छा, आहत सिक्के यो सिक्के होते हैं जिन पर क्या होता है, जो हम सिक्के चलते हैं इस समय जो सिक्का चलते हैं जिसपे दृश्य गुदा होता है। जैसे इस समय जो सिक्का है कौन सा सिक्का, आहत सिक्का बोला है, आहत सिक्का है। इस समय कौन सा सिक्का चलता है, आहत सिक्का चलता है। और आहत सिक्का वो होता है जिसमें जो सिक्का गुदा हुआ हो उसे आहत सिक्का बोला जाता है, और जो सादा सिंपल होता है उसे आहत सिक्का नहीं बोला जाता है। पत्नों पर बह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा मानचित्र। अच्छा देख सकते हैं सिक्के। पृष्ठ 82 पर देखी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। प्रातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराना आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले चले। इसके चित्र नीचे दिए गए चांदी व तांबे के सिक्के हैं, और देख सकते हैं ये चांदी और तांबे के सिक्के देख सकते हैं। ये आहत सिक्के हैं और इस पे देख सकते हैं कुछ डिजाइन गुदी हुई है। इन्हें क्या बोला जाता है, आहत सिक्के बोला जाता है। आहत सिक्के सामान्य आयताकार और कभी कभी वर्गाकार गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काट कर या धातु के चपटे गोले से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि इन पर क्या होता था, कुछ ठप्पा लगा हुआ होता था। ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए क्या बोला जाता है, इन्हें आहत सिक्के बोला जाता है या आहत सिक्के कहलाते हैं। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। और आगे चलते हैं, ये भी देख सकते हैं। ये कहानी मतलब ये कहानी यार कुछ ना कुछ बताती है हमें, इसीलिए कहानी पढ़ना जरूरी है। संगम साहित्य की छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते हैं। चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कभी पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा क्या होता था, उत्पादन होता था, उसके बारे में बताया गया है। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। लगभग 2500 साल पहले या 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से क्या पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर क्या होती, किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का क्या था, केंद्र था। अरे जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। किनकी, कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम क्या अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन धर्म है। यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण क्या है, केंद्र भी है। मथुरा में प्रस्तर खंड तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये क्या संचित अभिलेख है, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माल बनाने वालों तथा इत्र बनाने वालों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब जानेंगे हम लोग शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में। प्राचीन से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी की बहुत सी पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिनकी उत्तरी
काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है। कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई, ये क्या थे, प्रसिद्ध केंद्र थे। मतलब बनारस या वाराणसी, और दक्षिण में क्या था, कर्नाटक, आपका क्या है, मदुरई। ये क्या थे, दक्षिण में क्या था, मदुरई, मदुरई, और उत्तर में क्या था, बनारस था, आपका वाराणसी था। ये क्या था, यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें क्या कहा जाता था, सिराइडी कहा जाता था। सिराइडी क्या होता है, ग्रुप होता है। शिल्पकार का था सिराइडियों का काम क्या देना था, प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का विवरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। क्या होता था, किसी को क्या कच्चा माल क्या कराना, उपलब्ध कराना है। फिर दूसरे का काम होता था उसको संकलन करना कि व्यापारी के पास इतना माल पहुंच चुका है। फिर व्यापारी क्या करता था, उस माल को क्या करता था, बेचता था। और जो सिराइडी बैंकों के रूप में काम करते थे, उनका काम था पैसा जमा करना है, पैसा इकट्ठा करना, धन निवेश करना, या लाभ के लिए धन निवेश करना। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिला लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को क्या दिया जाता था। उत्तरी काले चमक पात्र, ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह देखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इसे बनने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसका परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। कैसी, एक काली लेप लगाई जाती थी जो कैसी चमक प्रदान करता था, शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। और जानते हैं कहानी के बारे में, ये पढ़ते हैं। ये कहानी पढ़ के क्या अच्छा लगता है, समझ में आता है कि हाँ उस समय क्या स्थिति। सूत काटने और सूत बुनने के क्या थे, नियम थे। ये नियम अर्थशास्त्र के अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक अवशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। जैसे ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पेटुआ तथा सन को तैयार करने के लिए काम में विधवा, सक्षम अक्षम महिलाएं, भिक्षुणी, वृद्धवैश्या और राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेवका तथा अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। इनके काम के लिए गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चा माल को मंगवा सकती थी, फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। इतने कठोर नियम थे। जैसे आज के दौर में क्या होता है कि कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर एक दिन छुट्टी नहीं आई तो क्या होता है, उसकी झाड़ी काट ली जाती है। और उस समय क्या था, अगर वो स्त्री काम पूरा नहीं करती है या इधर उधर देखती है या बहाने बनाती है तो उसका क्या काट लिया जाता था, जुर्माने के तौर पर अंगूठा या पैसे भी लिए जाते होंगे, जो भी धनराशि थी उससे ली जाती थी। मतलब ऐसा ही होता था। और महिलाओं को क्या करना पड़ता था, उनका अंगूठा भी काट लिया जाता था, मैंने आपको बताया। और आगे जानेंगे हम सूक्ष्म निरीक्षण या अरिकामेडू। सूक्ष्म निरीक्षण या अरिकामेडू ये पड़ता है आपका पुदुचेरी में। रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो।
रोम के बारे में ठीक है जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 साल पहले, लगभग 2200 साल पहले, कितने साल पहले, 2200 साल से 1900 साल पहले अरेकामेडू, कौन सी जगह है, अरेकामेडू एक पत्तन था। क्या था, पत्तन का मतलब क्या होता है, एक बंदरगाह था। और ये कहाँ था, पुदुचेरी मतलब पांडुचेरी। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा है। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए क्या थे, हत्थे लगे। साथ ही यहाँ एरेटाइन, क्या एरेटाइन जैसी मोहर लगे। लाल चमकदार बर्तन, चमकदार क्या मिले, बर्तन मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से क्या जाना जाता है। इसे मोहर के लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था, गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ आगे बढ़ते हैं। ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। जैसे रोमन लेप, शीशे के बर्तन, कथा रत्न भी मिले हैं। 7 छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के क्या मिले हैं, पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अभिलेख, मिट्टी के बर्तन के कई बर्तन पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये यूरोप के सबसे पुराने शहर में एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। ये यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था, इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर बनवाया। अगस्टस और उसके बाद शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाया। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, जिसे क्या बोले, एम्फी थिएटर बनवाए, जिनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह रहती थी जहां लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहां स्त्रियां तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। मतलब जैसे हड़प्पा लिपि में मोहनजोदड़ो से जो मिला है, वो क्या मिला, जो मोहनजोदड़ो से क्या मिला, स्नानागार मिला है। वो देख सकते हैं आपकी धार्मिक स्थल के लिए था। वैसे ही क्या था, इसने भी क्या बनवाए, अगस्टस ने भी क्या बनवाए, धार्मिक वो स्नानागार बनवाए। और उनका समय था, मान लो लेडीज का, जो जेंट्स का समय था वो 6 बजे से 12 बजे तक, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, या शाम की 4 बजे से 8 बजे तक महिलाएं नहा सकती थी। ऐसा मतलब जान सकते हैं ऐसा समय होगा, ये तो नहीं कह सकते, हाँ ऐसा ही होगा। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहरों के स्नानागार, फव्वारे तथा घुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। अच्छा, कल्पना करें तुम बैरिगाजा में रहते हो और पत्तन देखने निकले तो तुम क्या क्या देख सकते हो। अरे वहाँ तो बहुत सारी चीज देख सकते हैं। लोहे, गांव, सिंचाई, संगमरमर, जी कुछ उपयोगी शब्द है। संगम, नगर, बलायकूप, पत्तन, श्रेणी। तमिल में बड़े बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, बेल्लानूरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बेल्लानूरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बेल्लानूरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बेल्लार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बेल्ला कहा जाता था। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः द्वारा खेती करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, दास कहा जाता। क्या कहा जाता था, दास कहा जाता। तमिल में हलवाहों को क्या कहते थे, तो तमिल में हलवाहों को उड़ाबार क्या जाता था। क्या कहा जाता था, उड़ाबार कहा। अधिकांश गृहपति क्या बोले थे, स्वतंत्र व छोटे होते थे। ग्राम भोजकों के काम बताओ। यस, वे शक्तिशाली क्यों थे, तो भैया शक्तिशाली इसीलिए थे, ग्राम भोजकों के पद पर आमतौर पर गांव का क्या होता था, सबसे बड़ा भूस्वामी होता था।
सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, वो क्या होता था, या ग्राम का प्रधान होता था, और साधारणतः इनकी जमीन इनके दास तथा मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त क्या था, प्रभावशाली था, मतलब शक्तिशाली मान सकते हो। राजा भी कर वसूलने पर काम किसको सौंपता था, जो गांव का मेन मुखिया होता था, या मैंने आपको बताया था जो क्या होता था, सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, उसको कर वसूलने का काम सौंपा जाता था। फिर आगे चलते हैं, गांव तथा शहरों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। ये तो हटाओ। आगे, बलाय कूप का उपयोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकासी के लिए किया जाता था। तो बलाय का नहाने के लिए किया जाता था, कपड़े धोने के लिए किया जाता था, सिंचाई के लिए, जल निकासी के लिए किया जाता था। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई। और आहत सिक्के चांदी के, सोने के और हाथी दांत के बने होते थे। हाथी दांत के नहीं बने होते थे, आहत सिक्के हाथी दांत के होते थे। आगे चलते हैं, मथुरा महत्वपूर्ण गांव, पत्तन, धार्मिक केंद्र या जंगल क्षेत्र था। तो धार्मिक केंद्र था, क्या था, धार्मिक केंद्र था, क्या था, धार्मिक केंद्र था। और इसमें क्या आएगा आपका, जो किसके थे, चांदी के, किसके थे, चांदी के थे। और बलाई कूप का उपयोग कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकासी के लिए, किसके लिए, बलाई कूप का प्रयोग जल निकासी के लिए किया जाता था। आपका सिंचाई के लिए बलाई कूप का प्रयोग किया जाता था, किसके लिए, जल। आगे चलते हैं, किसके लिए, जल निकास के लिए किया जाता था बलाई कूप का प्रयोग। आगे चलते हैं, श्रेणी शासकों, शिल्पकारों, कृषकों और पशुपालकों का संघ होता था। तो पहले क्या आएगा, पहले नंबर पर क्या होता था, शिल्पकार, क्या होता था, शिल्पकार। तो ये तो थी साथियों आज की ये क्लास, और ये क्लास यही समाप्त होती है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।